हाय, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं नेट के क्वेश्चंस को लेकर के। ये क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जो है अगस्त 2024 में जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हम दो क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं। 5-5 क्वेश्चंस का दो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, और इस पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है ना? तो चूंकि 5-5 वीडियो का दो क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस काफी लंबा है। नेट का एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई सीटेट या और कोई टीचिंग एग्जाम का क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगता है इस क्वेश्चंस को, इसलिए वीडियोस थोड़ा लंबा है। लेकिन ये बात तो तय है, प्रॉमिस मैं करता हूं आपसे कि आपको एक क्वेश्चंस को डील करने में या एक क्वेश्चंस को देखने में काफी बातें आपको सीखने को मिलता होगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस को देखें तो ऐसे ही नहीं देखें, आप नोटबुक लेकर के नोट बनाएं। अगर आप नोट बना लिया है और बार बार देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं तो प्लीज उसको नोट बनाएं। नोट बनाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम बहुत क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जब तक एग्जाम ना होता है तब तक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हम टाइम बिल्कुल आपका बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, हम सीधे क्वेश्चन टू द पॉइंट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे में, वो स्टेटमेंट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट, एसिंक्रोनस इंटरेक्शन टेक प्लेस इन रियल टाइम। सोशल मीडिया से हम दो तरह के इंटरेक्शन करते हैं। एक होता है एसिंक्रोनस इंटरेक्शन, एक होता है सिंक्रोनस इंटरेक्शन। दो तरह के इंटरेक्शन करते हैं सोशल मीडिया से। जो एसिंक्रोनस इंटरेक्शन होता है, याद रखें, अगर आपको याद नहीं होता है तो याद रखें। देखिए, ए सिंक्रोनस, यहाँ जो शब्द ए लिखा हुआ है, इससे याद रखें ए मतलब एब्सेंट। ए मतलब एब्सेंट, यानी ये वो इंटरेक्शन है जो दो लोगों की गैर मौजूदगी में होती है, दो लोगों के एब्सेंट में होता है। मिसाल तौर पर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे कि मैं वीडियो बना करके और यूट्यूब पे डाल दिया, और उस यूट्यूब को आप बाद में देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये एसिंक्रोनस इंटरेक्शन है। अगर मैं लाइव आ जाऊं आपसे और आपसे अभी अभी बात करने लगूं, आप उधर से लाइव देख रहे हो, मैं इधर से लाइव हूं, तो इसे कहते हैं सिंक्रोनस इंटरेक्शन। यानी वो चीज, वो इंटरेक्शन, वो मैसेज जो आप बाद में देखें, जिसमें कोई टाइम बॉन्ड ना हो, कोई जगह बॉन्ड ना हो, उसे कहते हैं एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। तो एसिंक्रोनस इंटरेक्शन जो है टेक प्लेस इन रियल टाइम नहीं, ये रियल टाइम में नहीं होता है। ये जब चाहें तब आप देख सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैसेज को जब चाहें तब देख सकते हैं, उसे कहते हैं एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2 बी, ए ब्लॉग offers interactions with reflective comments and also the availability to interlinked related ideas। ए ब्लॉग, आप जानते हैं ना ब्लॉग क्या होता है? कोई इंसान कोई पेपर लिखा, कोई रिसर्च लिखा, कोई कुछ पे काम किया, तो वो ब्लॉग के शक्ल में, ब्लॉग में एक पेज में, दो पेज में चीजों को लिख देता है। ब्लॉग, उसे ब्लॉग कहते हैं, वो लिख देता है। और जब आप ब्लॉग पढ़ते हैं तो देखते होंगे नीचे में कुछ कमेंट करने का ऑप्शन होता है कि आप ब्लॉग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई उससे रिलेटेड रिलेटेड कोई आइडियाज हैं तो उस आइडियाज को भी आप इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ब्लॉग जो है ये हमें मौका देता है, ऑफर्स करता है, अवसर देता है कि ताकि कि हम इंटरेक्ट कर सके, कमेंट कर सके और अपने उससे रिलेटेड आइडियाज को शेयर कर सके। तो ये जो है स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि सिंक्रोनस इंटरेक्शन गिव फ्रीडम टू लर्नर टू लर्न एट हिज हर ओन पेस एंड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एट हिज हर ओन डिस्पोजल। अब देखिए, सिंक्रोनस इंटरेक्शन जो है वो आपको फ्रीडम नहीं देता है। सिंक्रोनस इंटरेक्शन मतलब लाइव। अब लाइव जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉलिंग जो करते हैं, वो सिंक्रोनस इंटरेक्शन है। इसमें आपको फ्रीडम नहीं मिलता है कि जब मन हो तब आप देख लें, ऐसा नहीं होता है। लर्नर को इसमें फ्रीडम नहीं मिलता है कि लर्नर अपने पेस, अपने वक्त के हिसाब से, अपने गति के हिसाब से, अपने रफ्तार के हिसाब से मैसेज को देख सके या इंटरेक्ट कर सके। तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट गलत है।
देखिएगा तो ये जो स्टेटमेंट है, दरअसल ये स्टेटमेंट जो है वो एसिंक्रोनस इंटरेक्शन का एसिंक्रोनस इंटरेक्शन का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट जो है वो सिंक्रोनस इंटरेक्शन का स्टेटमेंट है। ठीक है ना? तो ये दोनों ऑपोजिट, इसलिए स्टेटमेंट आपका ये भी इनकरेक्ट है और ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है ना? अब आइए क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर डी देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क परसेप्शन इज ए सॉफ्टवेयर, यानी क्वेश्चन मार्क परसेप्शन एक सॉफ्टवेयर है विच प्रोवाइड्स, जो हमें मौका देता है स्कोप फॉर सबमिशन ऑफ आंसर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, एमसीक्यू। यानी क्वेश्चन मार्क परसेप्शन जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, इसका कहना है कि एक सॉफ्टवेयर है, स्टेटमेंट मतलब हुआ कि एक सॉफ्टवेयर है जो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देने का अवसर देता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात नहीं है। क्वेश्चन मार्क परसेप्शन जो है उसका ये काम नहीं है। क्वेश्चन मार्क परसेप्शन एक सॉफ्टवेयर है, ये बात सही है, वो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? दरअसल उसका काम है असेसमेंट करने का, असेसमेंट करने का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन मार्क परसेप्शन जो है वो एक असेसमेंट करने का सॉफ्टवेयर है, जो हम आगे बात करेंगे। इसका काम ये नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत होगा, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नंबर ई, कैलिब्रांट मार्कर इज एन इंट्रानेट बेस्ड वर्क फ्लो एप्लीकेशन, यानी कैलिब्रांट मार्कर इज एन इंट्रानेट बेस्ड वर्क फ्लो एप्लीकेशन थ्रू विच असेसमेंट्स कैन बी कैरिड ऑन फॉर्मेटिव टेस्ट। ये बिल्कुल सही है। जो कैलिब्रांट मार्कर जो है, कैलिब्रांट मार्कर, ये जो एक असेसमेंट, इसके जरिए जो है असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी और सबमेटिव असेसमेंट भी करते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, वर्क फ्लो एप्लीकेशन, इसे एक वर्क फ्लो एप्लीकेशन है, वर्क फ्लो इंट्रानेट बेस्ड, ये एक इंट्रानेट वर्क फ्लो एप्लीकेशन है विच असेसमेंट कैन बी कैरिड आउट फॉर द फॉर्मेटिव टेस्ट, जिसका इस्तेमाल जो है फॉर्मेटिव टेस्ट और सबमेटिव टेस्ट दोनों के लिए असेसमेंट करने के लिए किया जाता है, कैलिब्रांट मार्कर। तो ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कौन इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है। तो ए सी डी आपका आंसर हो गया ये नंबर, ये जो है गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या है एसिंक्रोनस। अब इसको नोट कीजिएगा आप कि एसिंक्रोनस इंटरेक्शन, ये एसिंक्रोनस इंटरेक्शन क्या है? एसिंक्रोनस इंटरेक्शन गिव फ्रीडम, ये जो है हमें आजादी देता है एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये एब्सेंट में होता है। आप इंटरेक्ट लोग से करते हैं वो एब्सेंट में इंटरेक्ट करते हैं। टू लर्नर, ये लर्नर को, सीखने वाले को आजादी देता है टू लर्न, सीखने के लिए, एट हिज हर ओन पेस, कि आप अपने गति के हिसाब से सीख सकते हैं, अपने वक्त के हिसाब से सीख सकते हैं, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एट हिज हर ओन डिस्पोजल, यानी कि आप अपने वक्त के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने गति के हिसाब से सीख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। मिसाल तौर पर एग्जांपल, ईमेल, आपने ईमेल लिख दिया, इन अगले बंदे को जब मौका मिलेगा तब वो जाकर के ईमेल देख सकता है। जैसे डिस्कशन फोरम, जैसे कि ब्लॉग, आपने ब्लॉग लिख दिया, अगले बंदे को जब मौका मिलेगा तब वो जाकर वो ब्लॉग देख सकता है। ठीक है ना? तो ये है सिंक्रोनस इंटरेक्शन। क्या है सिंक्रोनस इंटरेक्शन? सिंक्रोनस इंटरेक्शन टेक प्लेस इन रियल टाइम। बिल्कुल, सिंक्रोनस इंटरेक्शन जो है वो रियल टाइम में होता है, एक ही वक्त में होता है, आप भी इधर हो अब वो भी बंदा उधर है। एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लाइव चैट करते हैं, क्या व्हाट्सएप पे लाइव चैट कर रहे हैं, वो भी उधर से आपसे बात कर रहा है, आप भी इधर से बात कर रहे हैं। वर्चुअल लेक्चर, तो ये सब जो है वो सिंक्रोनस इंटरेक्शन है जो रियल टाइम में होता है। ठीक है ना? ब्लॉग, blogs can offer interactions with readers through a variety of interactions elements। जो ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग जो है वो हमें मौका देता है, ऑफर्स देता है इंटरेक्शन करने के लिए विद रीडर्स। ब्लॉग जो है, जो लोग ब्लॉग लिखते हैं वो ब्लॉग रीडर्स के साथ इंटरेक्शन करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। तो ब्लॉग से जो रीडर, पढ़ने वाले जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ब्लॉग लिखने वाला, जो ब्लॉग पढ़ने वाला है, जो वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं कई तरह से, वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस, कई तरह से, इंक्लूडिंग जैसे कि कमेंट्स कर सकते हैं, लाइव एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो ये ब्लॉग जो है हमें मौका देता है।
आपको कोई ब्लॉग पढ़ने का मौका मिलेगा तो आप देखिएगा नीचे में कमेंट सेक्शन लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क परसेप्शन, जो क्वेश्चन मार्क परसेप्शन क्या है, उसमें दिया हुआ था क्या कि एमसीक्यू का आंसर देने का एक सॉफ्टवेयर है, नहीं। क्वेश्चन मार्क परसेप्शन इज ए कंप्रीहेंसिव असेसमेंट एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। ये कंप्रीहेंसिव असेसमेंट और टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, यूज्ड फॉर, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन एग्जाम को मैनेज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। एम क्वेश्चन मार्क परसेप्शन जो है वो ऑनलाइन एग्जाम को मैनेज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यूज जो है उस क्यूज को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, असेसमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनालाइज रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जनरेटिंग रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क परसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क परसेप्शन का इतना इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल ये नहीं है कि उसका एमसीयू क्यू का आंसर देने का काम नहीं है, ये भी ये सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन उसका काम ये है ऑनलाइन एग्जाम को मैनेज करना, सर्वे करना, बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, रिजल्ट को एनालाइज करना, ये काम है उसका, ठीक है ना। तो कैलिब्रांड मार्कर, कैलिब्रांड मार्कर क्या है? कैलिब्रांड मार्कर बिल्कुल है एक इंट्रानेट बेस्ड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, डिजाइन्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट एंड ग्रेडिंग, जिसका इस्तेमाल डिजाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट एंड ग्रेडिंग करने के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी और समेटिव असेसमेंट भी, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी और समेटिव इवैल्यूएशन भी, दोनों के लिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन दोनों के इवैल्यूएशन करने के लिए कैलिब्रांड मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रूब्रिक बेस्ड मार्किंग, रूब्रिक बेस्ड मार्किंग, रूब्रिक आप जानते हैं, जो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि रूब्रिक बेस्ड मार्किंग जो किया जाता है उसका भी इस्तेमाल कैलिब्रांड मार्कर से किया जाता है, फीडबैक के लिए भी किया जाता है और रिपोर्टिंग के लिए भी कैलिब्रांड मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसका आंसर हो गया क्या, इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, ये हो गया आपका इनकरेक्ट, ठीक है ना। और ये इनकरेक्ट हो गया आपका, और आपका ये इनकरेक्ट हो गया। बाकी करेक्ट कौन है? करेक्ट हो गया आपको ये ब्लॉग वाला करेक्ट हो गया, और आपको करेक्ट हो गया ये, ठीक है ना। तो आई होप आप बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है ना। आप आंसर दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच कंपोनेंट इज नॉट, कौन सा कंपोनेंट नहीं है पार्ट ऑफ रमसा, रमसा का, रमसा का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? रमसा मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्लासरूम, क्लासरूम को बनाना, ये है कंपोनेंट, ये है। प्रोवाइडिंग ऑफ स्कॉलरशिप, क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, ये काम नहीं है रमसा का। रमसा का काम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना नहीं है। एस्टेब्लिशिंग ऑफ लेबोरेटरीज, बिल्कुल लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश करने का काम है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचिंग फैकल्टीज, जो एडिशनल टीचिंग फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, उनको अपॉइंटमेंट करने का काम है, बिल्कुल ये काम है, लेकिन इसका काम स्कॉलरशिप देने का नहीं है। रमसा का काम स्कॉलरशिप देने का नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा से क्या है, एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए बातों को। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया। इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका काम क्या है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन करने का काम है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है सिस्टम है उसका यूनिवर्सलाइजेशन करने का काम है रमसा का। फोकसिंग ऑन, इसका जो फोकस होता है, जो ध्यान होता है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्लासरूम आ जाएगा, लेबोरेटरीज आ जाएगा, बाकी और भी चीजें आ सकती है। टीचर रिक्रूटमेंट पर इसका फोकस होता है एंड ट्रेनिंग पर फोकस होता है। करिकुलम एंड पेडागोजी इंप्रूवमेंट पर फोकस होता है। आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन पर फोकस होता है एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पर इसका फोकस होता है। इसका फोकस जो है वो स्कॉलरशिप देने पर नहीं होता है, इसका फोकस जो है वो क्लासरूम बनाने पर होता है, लेबोरेटरीज बनाने पर होता है, एक्स्ट्रा टीचर की बहाली करने पर होती है। तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा नॉट, नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी ये सब है। वो क्वेश्चन नंबर 12 है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लें, आप नोट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने रिसर्च पढ़ा होगा, है ना, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अब मुझे मालूम है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा 0.01 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ा होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है 13 नंबर। कहता है कि वेन फॉर ए पार्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम, किस पार्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, किस विशेष डिग्री ऑफ फ्रीडम पर a null hypothesis could not be rejected at the 0.05 लेवल। कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि एक नल हाइपोथेसिस जो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पर रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो नल हाइपोथेसिस किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रिजेक्ट नहीं होगा। बात समझिए, वेन फॉर ए पार्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम, किस पार्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एक नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, कुड नॉट बी रिजेक्टेड, नहीं होगा, एट द 0.05 लेवल, जो 0.05 लेवल पर रिजेक्ट नहीं हो रहा है। यानी आसान भाषा में एक नल हाइपोथेसिस 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रिजेक्ट नहीं होगा। आई होप सब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए पहला क्वेश्चन है, आंसर, it will definitely be rejected at 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, यानी कि वो डेफिनेटली, यहाँ बोला है डेफिनेटली, यानी 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात करते हैं। इट मे और मे नॉट बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पर। ठीक है, इट विल डेफिनेटली नॉट बी रिजेक्टेड एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, यही इसका आंसर होगा कि वो 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे रिजेक्ट नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट बी रिजेक्टेड। अगर कोई नल हाइपोथेसिस जो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो नल हाइपोथेसिस 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे भी रिजेक्ट नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा। अब कैसे, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे, क्या मैंने क्यों इसका आंसर ये बताया, या आप जानते हैं क्यों इसका आंसर ये है। अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे रिसर्चर हैं। कहता है कि इफ ए नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर एक नल हाइपोथेसिस 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो इट मींस कि इसका मतलब है दैट पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.01 लेवल। तो इसका मतलब ये है जो पी वैल्यू जो है, पी वैल्यू वो ज्यादा है 0.01 लेवल से। ठीक है ना, अगर कोई नल हाइपोथेसिस 0.01 लेवल पर रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो पी वैल्यू है वो 0.015 से ज्यादा है। पहला बात, आगे बढ़िए, सिंस अगर 0.01 इज मोर स्ट्रिजेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देन 0.05 लेस स्ट्रिजेंट, 0.01 जो है वो ज्यादा कठोर है, ज्यादा सख्त है, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 0.05 से। 0.01 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 0.05 से। आगे देखिए, इफ द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.01, अगर पी वैल्यू 0.01 से ज्यादा होगा, जो कि है, इट विल बी ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0.01, तो ये 0.01 से भी ज्यादा होगा पी वैल्यू। अगर पी वैल्यू समझिए मेरी बात, पी वैल्यू ज्यादा होगा 0.05 लेवल से, तो ये श्योरली है कि पी वैल्यू जो है वो श्योरली है कि पी वैल्यू जो है, पी वैल्यू वो 0.01 से भी ज्यादा होगा। अगर 0.05 से ज्यादा है तो 0.01 से भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 0.01 जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा मोर स्ट्रिजेंट है 0.05 से। Therefore, इसलिए if the null hypothesis cannot be rejected at 0.05 level, it will be definitely not be rejected 0.01 level। इसीलिए कि अगर कोई नल हाइपोथेसिस 0.05 लेवल पर रिजेक्ट नहीं होता है,
तो वो 0.01 पे भी रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि 0.01 जो है वो 0.05 से ज्यादा स्ट्रिजेंट है, ज्यादा कठोर है, ज्यादा सख्त है, ज्यादा स्ट्रांग है। अगर p वैल्यू 0.01 से ज्यादा होगा तो p वैल्यू 0.05 से भी ज्यादा होगा। अगर आपके अंदर रिसर्च का थोड़ा सा कंसेप्ट होगा तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं होगा तो फिर भी अभी भी आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ें और अपने रिसर्च से एनालाइज करें तो आपको बात समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इट विल नॉट बी रिजेक्टेड एट द 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। अगर वो 0.0105 पर रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा है तो वो 0.01 पे भी रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि p वैल्यू की वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, ठीक है ना। आइए स्टेटमेंट पहला, पहला स्टेटमेंट है बिस्मिल्लाह। अब जानते हैं इस्लामिक फिलॉसफी में, इस्लामिक एजुकेशन में बिस्मिल्लाह एक कंसेप्ट है। ये बिस्मिल्लाह क्या है? ये एक रिचुअल है। रिचुअल मतलब धार्मिक संस्करण, धार्मिक संस्करण एक रिचुअल है। बाज परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 4 years 4 month एंड 4 days इन मुस्लिम एजुकेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बिस्मिल्लाह जो है वो एक धार्मिक संस्करण है जो कब होता है? जब कोई बच्चा 4 साल 4 महीना और 4 दिन का हो जाता है तो एक बिस्मिल्लाह सेरेमनी जो है वो की जाती है बच्चे के साथ, जहां बच्चे को कुरान पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है। ये इस्लामिक एजुकेशन फिलॉसफी में ये बातें हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, पहला। दूसरा स्टेटमेंट पावाजा। पावाजा कई मरतबा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मैंने कई मरतबा क्वेश्चन एग्जाम में देखा है पावाजा। पावाजा जो है एक बुद्धिस्ट एजुकेशन का कंसेप्ट है। पावाजा ए रिचुअल, एक धार्मिक संस्करण परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 8 years इन बुद्धिस्ट एजुकेशन। ये भी सही है। पावाजा जो है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन का, बुद्धिस्ट संप्रदाय का, बुद्धिस्ट धार्मिक संस्करण का एक कंसेप्ट है जिसमें बच्चा जो है 8 साल जब उम्र हो जाता है तो उसको जो है मतलब शिक्षा में उसको लगाया जाता है। वो क्या है हम आगे पढ़ लेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उपसंपदा, उपसंपदा a ritual post education for permanent membership of संघ in Buddhist education। ये भी सही है कि उपासंपदा जो है वो भी एक रिचुअल है पोस्ट एजुकेशन, यानी एजुकेशन से पहले का। जब बच्चा एजुकेशन शुरू कर रहा है तो उससे जस्ट पहले का एक धार्मिक संस्करण है जिसमें बच्चा जो है वो परमानेंट मेंबर बन जाता है, बुद्धिस्ट संघ का परमानेंट मेंबर बन जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उपनयाना, उपनयाना, उपनयाना क्या है? ए रिचुअल टू बिगिन एजुकेशन एट द 8 year 11 year 12 year एंड 15 years ऑफ एज फॉर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ठीक है, एक धार्मिक संस्करण है जो स्टार्ट होता है एजुकेशन, यानी बच्चा जब 8 साल का हो गया, इसका मतलब हुआ कि ब्राह्मण बच्चा जब 8 साल का हो गया तब वो एजुकेशन शुरू करता है। क्षत्रिय बच्चा जब 11 साल का हो जाता है तब वो एजुकेशन शुरू करता है। वैश्य बच्चा जब 12 साल का हो जाता है तब वो एजुकेशन शुरू करता है। और शूद्र बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तब वो एजुकेशन शुरू करता है। तो ये बात सही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है शूद्र के साथ, जो 15 साल का जिक्र किया गया है यहाँ पर। वो क्या प्रॉब्लम है वो आगे हम बात करेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। बाकी सब बात सही किया गया है इसमें, इसलिए स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी एंड जगदल्ला सेंटर ऑफ वैदिक एजुकेशन। नहीं, वल्लभी और जगदल्ला जो है वो वैदिक एजुकेशन का सेंटर नहीं था। ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो स्टेटमेंट डी गलत है, स्टेटमेंट ई गलत है। तो डी और ई, यहाँ है डी तो ये भी नहीं होगा, यहाँ है डी तो ये भी नहीं होगा, डी यहाँ ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी। तो आंसर ए सही है, बी सही है और सी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर पहला। कैसे, आगे आगे बात कर लेते हैं अच्छा से, ठीक से, ताकि आपको और समझ में आ जाए बात को। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह सेरेमनी इज ए रिचुअल वाज परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 4 years 4 month एंड 4 days ए स्टार्ट ऑफ देयर फॉर्मल एजुकेशन इन रीडिंग द कुरान। इस्लामिक एजुकेशन में, इस्लामिक धर्म में, इस्लाम में बिस्मिल्लाह एक कंसेप्ट है जब बच्चा 4 साल 4 महीना और 4 दिन का हो जाता है
तब उसको फॉर्मल एजुकेशन जो है उसकी शुरुआत की जाती है, फॉर्मल एजुकेशन कुरान पढ़ा करके, ठीक है ना। तो ये बिस्मिल्लाह कंसेप्ट है इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक धर्म में। पावाजा, पावाजा द टर्म पावाजा मीन्स गोइंग फोर्थ। पावाजा जो टर्म, जो बुद्ध में जो पावाजा टर्म है उसका मतलब होता है गोइंग फोर्थ, आगे बढ़ना। सिंबलाइजिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ले लाइफ टू मोनास्टिक लाइफ। इसका ये जो प्रतीक है, पावाजा जो प्रतीक, इसका मतलब है कि जो आपका जो ले लाइफ है, जो आपकी जो आम जिंदगी है, उस ले लाइफ से मोनास्टिक लाइफ में प्रवेश करना। इनिशियली ऑर्डिनेशन एट 8 ईयर्स, 8 साल की उम्र में ये किया जाता है कि आप जो आम जिंदगी है उस आम जिंदगी से आपको मोनास्टिक लाइफ में आपको प्रवेश किया जाता है। ये एक पावजा कंसेप्ट है बौद्ध धर्म में। उपसंपदा, उपसंपदा जो है इज ए सिग्निफिकेंट रिचुअल बुद्धिस्ट मोनास्टिक एजुकेशन आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद बिकम परमानेंट मेंबरशिप इन द संघ। उपसंपदा बुद्धिस्ट धर्म का ही एक कंसेप्ट है जिसमें एक बच्चे को 20 साल के बाद वो संघ का परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी, जो बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी है, जो संघ है, संघ मतलब बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी जो है, बुद्ध धर्म के जो पंडित जिसे कह सकते हैं, जो प्रिस्ट कह सकते हैं, उसके जो संघ, उसकी कम्युनिटी है, उसको संघ कहते हैं। उस कम्युनिटी का एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है 20 साल के बाद, इसे कहते हैं उपसंपदा, ठीक है ना। तो ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही था। नेक्स्ट है उपनाया। उपनाया, द वर्ड उपनाया मीन्स ब्रिंगिंग नियर, नजदीक लाना। इट सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ वैदिक एजुकेशन। ये जो स्टार्ट होता है वो वैदिक एजुकेशन से स्टार्ट होता है ये कंसेप्ट, इंक्लूडिंग लर्निंग द गायत्री मंत्र एंड वेदास एज वेल एज अदर सब्जेक्ट। इसमें जो है उपनया जो कंसेप्ट है उसका मतलब होता है ब्रिंगिंग नियर, नजदीक लाना। ये जो सिग्निफाई द स्टार्ट ऑफ वैदिक एजुकेशन से ये स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है कि बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है और वेद पढ़ाए जाते हैं और अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, यहाँ तक ठीक है। द एज ऑफ विच द उपनाया सेरेमनी बिगिन ब्रह्मा एट 8 ईयर्स, यानी जो उपनया सेरेमनी कराया जाता है उसमें जो एज का कंसेप्ट है, उसमें जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो 8 साल की उम्र के होने चाहिए, क्षत्रिय लोग जो है वो 11 साल की उम्र के होने चाहिए और वैश्य जो है वो 12 साल की उम्र के होने चाहिए। ये 3 बात तो सही है, लेकिन हिस्टोरिकल देखा गया है कि शूद्राज जो है वे आर डिनाइड वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन में शूद्र को जो है डिनाई किया गया, वहां उसको एजुकेशन शिक्षा पर रोक लगाई गई है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। अच्छा, पल्लवा एंड जगदल्ला, पल्लव पल्लव बल्लभी, बल्लभी और जगदल्ला जो है, जगदल्ला, बल्लभी और जगदल्ला वे आर टू प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया जो है, बल्लभी और जगदल्ला जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग एंड एजुकेशन सेंटर, यानी बुद्ध का एजुकेशन सेंटर था बल्लभी और जगदल्ला, ना कि वैद का, ये वैदिक एजुकेशन का। जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, ये जब सब जो थे वो वैदिक एजुकेशन का सेंटर माने जाते थे, ना कि बल्लभी और जगदल्ला। बल्लभी जगदल्ला जो था वो बुद्धिस्ट धर्म का एजुकेशन सेंटर था, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं था। तो ये आप इस चीज़ों से नोट, अगर आपने नोट किया होगा तो आपने इस चीज़ों से बहुत चीज़ नोट किया होगा और फ्यूचर एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने नोट किया होगा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जो है ये वैदिक एजुकेशन का सेंटर माना जाता था। अब बल्लभी जगदल्ला जो है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन का सेंटर माना जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसके आंसर हो गया आपको टू हो गया ए, बी और सी, इसलिए आंसर हो गया आपका ये, और डी और ई जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीड टू करिकुलम चेंज। करिकुलम चेंज जो है उसका क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों करिकुलम चेंज होता है, क्या करे, वजह क्या है। तो नेशनल प्रायोरिटीज, बिल्कुल नेशनल प्रायोरिटीज की वजह से करिकुलम चेंज हो सकते हैं। मान लिया जाए कि राष्ट्र में कोई ऐसे काम पड़ गए, कोई ऐसी प्रायोरिटीज पड़ गई, कोई ऐसी चीज आ गए जो ऐड हो गए, तो उसके वजह से करिकुलम हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्लेसमेंट इन जॉब, नौकरी के लिए, बिल्कुल नहीं, नौकरी के लिए करिकुलम चेंज नहीं होता है। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये भी सही है कि सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए भी करिकुलम चेंज लोग करते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर्स, इफेक्टिव टीचर्स की अवेलेबिलिटी के लिए, ये भी नहीं है।
अच्छा, आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी की वजह से करिकुलम चेंज होता है, ये भी होता है बिल्कुल। कोई गवर्नमेंट आते हैं उसके कुछ आइडियोलॉजी अलग होते हैं। हर गवर्नमेंट, नए गवर्नमेंट आए उसकी आइडियोलॉजी अलग है, फिर दूसरे गवर्नमेंट आए उसकी आइडियोलॉजी अलग है, तो उसकी वजह से भी वो अपने करिकुलम में अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से करिकुलम बनाते हैं, जिसकी वजह से भी करिकुलम चेंज होते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी है। तो किसके वजह से होता है? ए, सी और डी। तो ए, सी और डी, सॉरी डी नहीं, ई होगा, माफ कीजिएगा, ई होगा, ए, सी और ई। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ये नंबर। आइए डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा। करिकुलम चेंज कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। करिकुलम चेंज होते हैं उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, एक दो फैक्टर्स नहीं, कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने अभी बात किया नेशनल प्रायोरिटीज, नेशनल प्रायोरिटीज फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग नेशनल गोल्स। अगर आपका नेशनल गोल, राष्ट्रीय गोल अलग हो गया, कुछ अलग गोल आपने तय कर लिया कि हमें 10 साल में यहाँ तक पहुँचना है, तो इस वजह से भी करिकुलम आप चेंज कर सकते हैं। पॉलिसीज, आपने नई नई पॉलिसीज बनाई तो उसकी वजह से करिकुलम चेंज कर सकते हैं। आपके इकोनॉमिकल नीड्स बढ़ गए या अलग हो गए या कम हो गए, ज़्यादा हो गए, या कोई और बढ़ाना है इकोनॉमिकल नीड्स, तो उस वजह से भी करिकुलम चेंज कर सकते हैं। तो ये नेशनल प्रायोरिटीज के अंदर ये सब आते हैं। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब अगर बात करें तो चेंजेस इन सोसाइटल वैल्यूज, अगर आपके सामाजिक वैल्यूज चेंज हो रहे हैं तो उसके वजह से भी आप करिकुलम चेंज कर सकते हैं। आपका डेमोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है, तो भी उसकी वजह से भी करिकुलम चेंज होता है। आपका कल्चरल नॉर्म्स जो है वो अगर बदल रहा है तो उसकी वजह से भी करिकुलम चेंज होते हैं। तो ये सब चीज जो है वो आता है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी में बात करें अगर किया जाए तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस द एजुकेशन पॉलिसी। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, जो अलग अलग गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, वो भी एजुकेशन पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है, तो इस वजह से भी करिकुलम चेंज होते हैं। तो ये सब बातें हैं मुख्य तौर पर करिकुलम चेंज के। इसके अलावा भी कोई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से करिकुलम चेंज होते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारा एडवांसमेंट आ गया, उसकी वजह से भी करिकुलम चेंज हो सकता है। नए नए रिसर्च हुए, उसकी वजह से भी करिकुलम चेंज हो सकता है। नई नई डिस्कवरीज हुई, उसकी वजह से भी करिकुलम चेंज हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो दुनिया ग्लोबलाइज हो गया, दुनिया एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लिया, एक देश दूसरे देश से इंटरेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी करिकुलम चेंज हो सकता है। इंटरनलाइजेशन जो है उसकी वजह से भी हो सकता है। एजुकेशनल रिफॉर्म, जो एजुकेशन में नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नए नए बदलाव आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी करिकुलम चेंज हो सकता है। तो करिकुलम चेंज होने के ये सब फैक्टर्स हैं। तो आई होप आप बात को क्लियरली समझ गए होंगे कि करिकुलम चेंज के कितने फैक्टर्स हैं। ये तमाम चीज़ें अपने नोट्स में लिखें। आपके लॉजिक, रीज़न, आपका कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर कुछ आप नहीं जानते होंगे तो कुछ चीज़ जान जाएँगे। तो इसलिए मैंने कहा बार-बार कि आपको नोट करना चाहिए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम बहुत क्वेश्चन पे बात करेंगे। हम लगभग एग्जाम से पहले आई होप मैंने टारगेट रखा है कि करीब-करीब 400 क्वेश्चंस पे बात करेंगे, और 400 क्वेश्चंस पे आप कम से कम 5000 नई-नई बातें सीखेंगे। तो कंटिन्यू रहें, बहुत कुछ सीखेंगे आप, इतना कुछ सीखेंगे जिसका कोई हद और हिसाब नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे से काम करें तो इसका आंसर होगी आपको ए, सी और ई। इसके वजह से ए, सी और ई, इसके वजह से करिकुलम चेंज होता है। अब प्लेसमेंट ऑफ जॉब की वजह से करिकुलम चेंज नहीं होता है, या अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर की वजह से, अगर अच्छे टीचर अवेलेबल हैं तो उसकी वजह से करिकुलम चेंज नहीं होता है। वो तो और अच्छी बात है करिकुलम के लिए, उसमें करिकुलम क्यों चेंज किया जाएगा? तो ये आंसर इसका हो गया। तो 5 क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप भी बोर हो जाते हैं, मैं भी बोलते-बोलते थक जाता हूँ। तो इसलिए 5 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। यहाँ तक के लिए देखें, नोट्स बनाएँ, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा।